हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बेहतरीन खौफनाक कहानी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। ये सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक डरावना सच है जो कि हमारे एक दोस्त के साथ घटित हुआ था। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जो बेल आइकॉन है उसे दबा दे ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। और आपको यदि हमारी कहानी पसंद आ रही हो, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो और अपनी कहानी भी हमें भेज सकती हो। चलिए देर ना करते हुए हम सीधे आते हैं हमारी कहानी पर। यह कहानी हमारे एक दोस्त ने भेजी है जिनका नाम राघव है, जिसे सुनकर आपको मजा आ जाएगा। आइए शुरुआत करते हैं हमारी कहानी को राघव की जुबानी में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राघव है। मैं अपनी जिंदगी की सबसे डरावनी रात का किस्सा सुनाने जा रहा हूं। एक रात जिसने मेरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन यकीन मानिए, उस खौफनाक रात की शुरुआत तो बेहद मजेदार और मस्ती भरी थी। ये पिछले साल की बात है। हमारे दोस्त अंकुर की शादी थी और शादी का मौका हमारे लिए हमारी बोरिंग लाइफ का एकदम परफेक्ट ब्रेक था। मैं, अमन और नीरज, हम तीनों ने कुछ दिनों पहले ही फैसला कर लिया था कि शादी में धूम मचानी है। भाई, डीजे पर पूरी रात डांस करना है, नीरज ने कहा था, जो हमारी तिकड़ी का सबसे ज्यादा जोशीला और बिंदास इंसान था। अमन ने ठहाका लगाते हुए कहा, अरे भाई राघव, वहां के फोटोग्राफर से पहले ही बोल देना हमारी फोटोज के लिए टाइम निकाले। शादी में सबसे ज्यादा तस्वीरें हमारी होनी चाहिए। मैंने भी चुटकी ली। और हां, इस बार मिठाई छोड़ना नहीं है। पिछले फंक्शन में तुम लोग सब मलाई घेवर खा गए थे, मुझे तो आधा भी नहीं मिला। हम तीनों की तिकड़ी किसी भी प्लान को एंटरटेनिंग बना देती थी। शाम को करीब 5 बजे का वक्त था। ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में सूरज धीरे धीरे ढलने को था। हम अपनी गाड़ी में निकल पड़े। मेरी कार, एक पुरानी लेकिन भरोसेमंद सेडान, हमारी कई यात्राओं की गवा रही थी। चलो भाई, गाड़ी में गाने लगाओ, मैंने ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए कहा। अमन, जो म्यूजिक का सबसे बड़ा फैन था, तुरंत अपनी प्लेलिस्ट निकालने लगा। उसने पहला गाना लगाया, सफर जुबिन नौटियाल। भाई, ये क्या सैड सॉन्ग लगा दिया? शादी में जा रहे हैं या ब्रेकअप पार्टी में? नीरज ने मजाक किया। अमन ने जवाब दिया, भाई ये तो क्लासिक सॉन्ग है, समझने की कोशिश करो। नीरज ने तुरंत रियर व्यू मिरर में अपनी टोपी ठीक की और कहा, भाई डीजे बजाना हो या गाड़ी चलानी हो, नीरज की ही सुननी चाहिए। अच्छा, फिर तू भाई गाड़ी चलाने पर ध्यान दे ले, मैंने तंज कसा। नहीं भाई, तू ही सही है, मुझे तो बैक सीट पर बैठकर बस खाने के बारे में सोचना है, नीरज ने झट से जवाब दिया। करीब 2 घंटे की मस्ती और हंसी मजाक के बाद अमन को चाय की तलब लगी। यार राघव, आगे कहीं गाड़ी को रुकवा लेना। मैंने कहा, हाँ पेट्रोल डलवा लेंगे। नीरज ने कहा, पेट्रोल से ज्यादा मुझे तो चाय की जरूरत है। नीरज तुरंत बोला, और समोसे मत भूलना, शादी से पहले मूड सेट करना जरूरी है। कुछ ही देर में हमें हाईवे के किनारे एक छोटा सा ढाबा दिखा। नाम था महाराजा टी स्टॉल। मैंने उस ढाबे को देखकर कहा, यही सही रहेगा। मैंने गाड़ी रोकी और हम तीनों ढाबे पर उतरे। ढाबा छोटा था लेकिन चहल पहल ठीक थी। वहां 2-3 ट्रक खड़े थे और अंदर से चाय की खुशबू आ रही थी। भाई 3 कप चाय देना और समोसे गरम गरम होने चाहिए, नीरज ने ऑर्डर दिया। हमारे सामने चाय और समोसे आए और सच में ढाबे की चाय लाजवाब थी। हम खाने में इतने मस्त थे कि वक्त का पता ही नहीं चला। चाय पीते वक्त ढाबे का मालिक, करीब 50 से 55 साल का बुजुर्ग, हमारे पास आया। कहाँ जा रहे हो बाबूजी? उसने पूछा। शादी में,
मैंने जवाब दिया, अच्छा है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, रात में इस रास्ते पर ज्यादा अंधेरे में मत जाना, उसने गहरी आवाज में कहा। उसकी बात सुनकर नीरज ने हंसते हुए कहा, क्यों भाई साहब, क्या रास्ते में भूत प्रेत रहते हैं? ढाबे वाले का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसने इधर उधर देखा और फिर धीरे से बोला, यहां से करीब 65 से 70 किलोमीटर आगे के जंगल के पास मत जाना, वो जगह अच्छी नहीं है, वहां चेटकिन डायन रहती है। चेटकिन डायन? अमन ने सवाल किया। हाँ, वो एक खूबसूरत औरत है। वो रात में अकेले यात्रियों को आगे गांव ने छोड़ने की बात कहकर रोकती है। जो उसकी बात मानते हैं वो कभी वापस नहीं लौटते। उनकी कटी-फटी लाश रोड के किनारे मिलती है। मैं और अमन थोड़ा असहज हो गए, लेकिन नीरज इस सब को मजाक मान रहा था। भाई, ये कहानी तो फिल्मों की तरह लगती है। डायन, जंगल और खूबसूरत औरत, क्या मिक्सचर है। ढाबे वाला गंभीरता से बोला, तुम लोग इसे मजाक मत समझो, मैंने खुद अपनी आंखों से अजीब चीजें देखी है, सावधान रहना। हमने उसकी बात को हंसी में उड़ाया और अपनी गाड़ी में बैठकर आगे बढ़ गए। क्या आदमी था यार, इतनी डरावनी कहानी एकदम बिना वजह सुना दी, अमन ने कहा। नीरज ने मजाक में कहा, और तुम्हें क्या लगा, वो डायन सच में खूबसूरत होगी? चुप कर, अभी रात बाकी है, फिर मत कहना कि चेतावनी नहीं दी थी। मैंने भी थोड़ा डराने की कोशिश की। हाईवे के किनारे चलती गाड़ी, रात का घना अंधेरा और उस ढाबे वाले की बात बार बार मेरे दिमाग में गूंज रही थी, लेकिन मैं खुद को शांत कर रहा था। आखिर ये सिर्फ एक कहानी ही तो थी, या शायद नहीं। ढाबे से निकलते वक्त रात पूरी तरह छा चुकी थी। आसमान में चांद आधा बादलों के पीछे छिपा हुआ था और सड़क पर सिवाय हमारी गाड़ी की लाइट्स के कोई रोशनी नहीं थी। ढाबे वाले की बात मन में कहीं गूंज रही थी, लेकिन मैंने खुद को समझाया कि वो सब बस बेकार की बातें थी। भाई अमन, गाने चालू कर, ये खामोशी डरावनी लग रही है, नीरज ने कहा। अबे डर क्यों रहा है, तुझे क्या लग रहा है वो डायन सच में रास्ते पर खड़ी मिलेगी? अमन ने मजाक उड़ाया। अरे नहीं यार, बस मूड बनाने के लिए कह रहा हूं, कुछ एनर्जेटिक गाने लगाओ। अमन ने एक पंजाबी गाना चालू कर दिया। लो अब नाच लो गाड़ी में, मैंने हंसते हुए कहा। बस ये गाने सुनकर नीरज कहीं गाड़ी में डांस न करने लगे, वरना सीट टूट जाएगी। अबे तू गाड़ी चला, डांस मेरे बस का नहीं, लेकिन खाना खा खा के पेट जरूर बढ़ गया है, नीरज ने पेट थपथपाते हुए कहा। सब कुछ ठीक चल रहा था। शादी का लोकेशन ढूंढने के लिए हमने गूगल मैप्स पर भरोसा किया था। मैंने रूट पहले से डाल रखा था और नीरज हर थोड़ी देर में गाड़ी के डैशबोर्ड पर मैप देख रहा था। करीब 1 घंटे बाद अचानक मैप बंद हो गया। स्क्रीन पर मैसेज आया, नो जीपीएस सिग्नल। अबे ये क्या हुआ? नीरज ने हैरानी से कहा। अरे नेटवर्क चला गया होगा, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, अमन ने कहा। मैंने गाड़ी धीमी करते हुए कहा, देखना कहीं रूट गलत तो नहीं हो गया। नीरज फोन को घूरते हुए बोला, भाई नेटवर्क नहीं है, ये हर जगह फंस जाता है। शहर में कितना अच्छा चलता है और यहां हाईवे पर यह पत्ता काट देता है। अमन ने तुरंत अपना फोन निकाला। मैं देखता हूं। अबे मेरे में भी नेटवर्क नहीं है, क्या बात कर रहा है? मैंने हैरानी से कहा। हां देख, नो सर्विस दिखा रहा है। हम तीनों एक दूसरे को देखने लगे। अंधेरी सड़क, सुनसान माहौल और नेटवर्क का गायब होना, यह सब किसी हॉरर फिल्म की तरह लग रहा था। अब क्या करें? मैंने धीमी आवाज में पूछा। नीरज ने गुस्से में कहा, यार ये सब बेकार है, हमें ऐसे ही आगे बढ़ते रहना चाहिए। शादी का गांव ज्यादा दूर नहीं होगा, और अगर गलत रास्ते पर चले गए तो? अमन ने चिंता जताई। तो क्या, किसी से पूछ लेंगे,
मैंने गाड़ी रोककर कहा, ऐसे अंधेरे में किससे पूछोगे? आसपास कोई दिख भी नहीं रहा। अमन ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, भाई एक काम करते हैं, थोड़ी देर रुकते हैं, शायद नेटवर्क आ जाए। अरे यार, नेटवर्क के भरोसे क्यों बैठे हैं? ये मत भूलो कि हम शादी में जा रहे हैं, जंगल में नहीं। गाड़ी चलाते रहो, आखिर कोई गांव तो मिलेगा, नीरज ने झुंझलाकर कहा। मैंने गहरी सांस ली। ठीक है, लेकिन अगर आधे घंटे में रास्ता नहीं मिला तो वापस यही आएंगे और किसी और रास्ते पर कोशिश करेंगे। नीरज ने कहा, ओके डन, मैं तेरी इस बात से सहमत हूं। हम आगे बढ़ गए। सड़क पर घना अंधेरा था। दोनों ओर घने पेड़ थे, जिनकी छाया हमारी हेडलाइट्स के सामने अजीब अजीब आकृतियां बना रही थी। गाड़ी के अंदर का माहौल अचानक गंभीर हो गया। भाई, ये सड़क थोड़ी ज्यादा सुनसान नहीं लग रही? अमन ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, ऐसी ही हाईवे साइड की सड़कें होती हैं। तुम दोनों इतना क्यों डर रहे हो? नीरज ने चिढ़ाया। कोई डर नहीं रहा, लेकिन यह भी सही है कि रास्ता थोड़ा अजीब लग रहा है। मैंने कहा, अभी ये सब चल ही रहा था कि अचानक गाड़ी ने झटके लिए और बंद हो गई। अबे क्या हुआ? नीरज ने चौंक कर कहा, पता नहीं, शायद पेट्रोल खत्म हो गया। मैंने गाड़ी से उतरते हुए कहा। मैंने बोनट खोलकर देखने की कोशिश की, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। गाड़ी अचानक क्यों बंद हो गई? यार, अमन ने घबराते हुए कहा, शायद बैटरी की दिक्कत हो। बैटरी? इस वक्त? और हमारे पास टॉर्च तक नहीं है, नीरज बोला। हमने गाड़ी के बाहर खड़े होकर आसपास देखा। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ हल्की सी हवा के चलने की आवाज आ रही थी। अमन ने फुसफुसाकर कहा, भाई ऐसा लग रहा है कि यहां कोई है। अबे तू डर मत, यहां कौन होगा? मैंने कहा, लेकिन सच कहूं तो मुझे भी कुछ गलत लग रहा था। दूर कहीं झाड़ियों में हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। नीरज ने दबे स्वर में कहा, भाई आवाज सुन रहे हो? हां, लेकिन मुझे तो यह लग रहा है कि शायद ये तो हवा हो सकती है। मैंने खुद को और उन्हें समझाने की कोशिश की। हमारे पास दो ही विकल्प थे, या तो गाड़ी में बैठें और इंतजार करें, या पैदल आगे बढ़ें। आगे चलते हैं, शायद को मदद मिल जाए, नीरज ने दृढ़ता से कहा। अमन ने पूछा, यार मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है, शायद तुम्हें ठीक लग रहा हो, देख लो, क्योंकि पीछे लौटना वक्त की बर्बादी होगी। और डरने की कोई बात नहीं, ये सब हमारा दिमाग बना रहा है। मुझे पता था कि नीरज अपनी बात मनवाएगा। मैंने गहरी सांस लेते हुए गाड़ी लॉक की और हम तीनों सुनसान सड़क पर आगे बढ़ने लगे। हमारी गाड़ी बंद हो चुकी थी और अब हमारे पास दूसरा कोई विकल्प भी नहीं था। हमने अपने बैग से जो भी जरूरी सामान लिया और पैदल चलने का फैसला किया। अंधेरा गहराता जा रहा था। सड़क के किनारे घने पेड़ लगे हुए थे जो रात की ठंडी हवा में डरावनी सरसराहट कर रहे थे। उनको देखकर मानो ऐसा लग रहा था कि हड्डियों के कंकाल यहां पर झूल रहे हो। आसमान में चारों तरफ काले बादल छाए हुए थे और चांद कभी कभी उनकी ओट से झांक रहा था। चांद की थोड़ी थोड़ी रोशनी सड़क पर आ रही थी। अमन बड़बड़ाते हुए कहा कि भाई ये सब बेकार लग रहा है, गाड़ी में ही बैठ जाना चाहिए था। गाड़ी में बैठकर क्या करते? इंतजार की कोई सुपर हीरो आए और हमें बचाए, नीरज ने मजाक में कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी हल्की बेचैनी थी। मैंने कहा, अब बहस मत करो, हम तीनों साथ हैं और जैसे ही किसी गांव या ढाबे का पता चलता है वहां से मदद लेंगे। सड़क पर चलते हुए हमें एहसास हुआ कि यहां बिल्कुल सुनसान माहौल था। ना कोई दूसरी गाड़ी, ना कोई आदमी, बस चारों तरफ घना जंगल और अंधेरा। करीब आधे घंटे तक चलने के बाद हमें सड़क के किनारे हल्की रोशनी दिखाई दी। पहले लगा कि यह किसी गाड़ी की हेडलाइट होगी, लेकिन पास जाने पर देखा कि एक महिला सड़क के किनारे बैठी थी। उसके चारों ओर धीमी रोशनी थी, शायद किसी लालटेन की। वो सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी। उसके लंबे खुले बाल उसके चेहरे को आधा ढक रहे थे और वो सिर झुकाए
जमीन पर कुछ देख रही थी। अबे, ये कौन है? नीरज धीरे से फुसफुसाया। मैंने भी धीमे स्वर में कहा, पता नहीं, लेकिन शायद मदद मांगने का मौका है। भाई, कुछ तो गड़बड़ है। इतनी रात को ये लड़की यहां क्या कर रही है? अमन ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। हम धीरे धीरे उसके पास गए। नीरज और अमन मेरे पीछे पीछे थे। महिला ने हमारी आहट पर सिर उठाया। आप कौन हैं? और इतनी रात को यहां क्या कर रही हैं? मैंने पूछा। उसने हमें देखा और हल्की मुस्कान दी। उसकी आंखें बड़ी और गहरी थी। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे मदद चाहिए थी। मेरी गाड़ी खराब हो गई और मैं यहां फंस गई। ओह, गाड़ी कहां आपकी? नीरज ने तुरंत पूछा। थोड़ी दूर, लेकिन मुझे डर लग रहा था, इसलिए यही रुक गई, उसने जवाब दिया। उसकी आवाज इतनी धीमी और मीठी थी कि सुनकर दिल को अजीब सी शांति मिलती थी, लेकिन फिर भी कुछ अजीब सा एहसास हो रहा था। हम आपकी मदद कर सकते हैं, आप चाहें तो हमारे साथ चल सकती हैं, मैंने कहा। नहीं, यहां पास में मेरा घर है, आप चाहें तो वहां रुक सकते हैं। यह रास्ता रात में खतरनाक है। हम तीनों ने एक दूसरे को देखा। घर पर रुकने का विचार अजीब था, लेकिन महिला की बात में सच्चाई लग रही थी। हमने महिला के पीछे पीछे चलना शुरू किया। सड़क से हटकर एक कच्चे रास्ते पर वो हमें ले गई। रास्ता पतला और घना था। चारों तरफ पेड़ों की छाया ऐसी लग रही थी जैसे कोई हमें देख रहा हो। भाई, ये सही नहीं लग रहा, अमन ने धीरे से कहा। चुप रह, और क्या करेंगे? यही सबसे अच्छा ऑप्शन है, नीरज ने जवाब दिया। करीब 10 मिनट चलने के बाद हमें एक पुराना सा मकान दिखाई दिया। मकान छोटा था, लेकिन उसके दरवाजे और खिड़कियां बड़े और अजीब तरह से डिजाइन किए हुए थे। आइए, अंदर आइए, आप लोग आराम कर सकते हैं, महिला ने दरवाजा खोलते हुए कहा। घर के अंदर का माहौल ठंडा और अजीब था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थी जो शायद महिला के परिवार की होंगी। कमरे में लकड़ी के पुराने फर्नीचर रखे थे। बीच में एक बड़ी टेबल थी जिस पर मोमबत्तियां जल रही थी। आप बैठिए, मैं खाना लाती हूं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। खाना? यार, ये तो मजेदार है, आखिर हमें रुकने का ठिकाना मिल गया, नीरज ने हंसते हुए कहा। पता नहीं क्यों, लेकिन ये सब अजीब लग रहा है, अमन ने धीरे से मुझसे कहा। तू ज्यादा मत सोच, महिला ने मदद की पेशकश की है, कम से कम उसकी इज्जत कर। मैंने उसे शांत करने की कोशिश की। महिला ने हमें खाने के लिए दाल चावल और सब्जी परोसी। खाना अच्छा था, लेकिन माहौल में एक अजीब सा सन्नाटा था। हम खाना खा रहे थे, लेकिन मेरे दिमाग में सवाल उठ रहे थे। आप अकेली रहती है यहां? मैंने उससे पूछा। उसने धीमे स्वर में कहा, हां, मेरे परिवार वाले अब इस दुनिया में नहीं हैं। नीरज ने माहौल हल्का करने के लिए कहा। अच्छा, तो आप शादी में क्यों नहीं? आपको भी कुछ मस्ती करनी चाहिए। महिला ने सिर्फ मुस्कान दी और कोई जवाब नहीं दिया। उस लड़की ने हमें खाना खत्म करने के बाद उसने हमें आराम करने के लिए एक कमरा दिखाया। उस लड़की ने हमसे कहा कि आप लोग यहां सो सकते हैं, सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। हम कमरे में गए। कमरा बड़ा था, लेकिन वहां भी वही अजीब सी ठंड थी। भाई, मुझे तो ये सब सही नहीं लग रहा, अमन ने कहा। नीरज ने जवाब दिया, यार, आराम कर, तू फालतू सोच रहा है। हम तीनों सोने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रात का गहरा सन्नाटा डरावना लग था। तभी अचानक बाहर से अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। अचानक से उस आवाज को सुनकर मेरी नींद खुल गई। मैंने धीरे से पूछा, ये क्या था? पता नहीं, लेकिन कुछ गड़बड़ है, अमन ने घबराते हुए कहा। शायद जानवर होंगे, नीरज ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी डर झलक रहा था। नीरज बाहर देखने गया। वो दरवाजे के पास पहुंचा ही था कि तेज हवा के झोंके से दरवाजा खुल गया। हम तीनों घबरा गए और तभी हमें वो महिला बाहर खड़ी दिखी, लेकिन उसकी शक्ल अब पहले जैसी नहीं थी।
उसके चेहरे पर गुस्से का अजीब भाव था और उसकी आंखें चमक रही थी। उसके चेहरे पर बाल फैले हुए थे। उसके मुंह पर छोटे छोटे कीड़लटे टपक रही थी। अमन ने जोर से चीख कर कहा, भाई, ये चैटकिन डायन है। उस पल मेरे अंदर ऐसा खौफ भरा कि मेरे रोंगटे तक खड़े हो गए। मुझे हमारी मौत स्पष्ट दिखाई देने लगी। बाहर तेज हवा चल रही थी। उसने एक अजीब खौफनाक हंसी के साथ कहा, अब तुम बच नहीं सकते। आज बहुत दिनों के बाद इंसानी मांस खाने को मिलेगा। ये कहते हुए वो जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी खौफनाक थी कि उसे सुनकर मेरे कान फटने लग गए थे। मैंने अपने दोनों हाथों से अपने कानों को बंद कर लिया। हम तीनों पत्थर की तरह जम गए। मेरे शरीर ने जैसे काम करना बंद कर दिया था। नीरज ने दरवाजे के पास से हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर कांप रहे थे। अमन ने कांपती आवाज में कहा, तुम कौन हो? महिला ने जवाब में जोर से चिल्लाया और उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि हमारे कानों में गूंजने लगी। हम तीनों पीछे हटने लगे, लेकिन महिला ने हाथ उठाया। अचानक हवा का झोंका आया और कमरे की सारी लाइटें बुझ गई। अब हमारे कमरे में घना अंधेरा हो चुका था। हमें काली रात के अलावा वहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। नीरज, दरवाजा बंद करो, मैंने चिल्लाकर कहा। नीरज ने जल्दी से दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन तभी एक तेज झटका लगा और दरवाजा अपने आप खुल गया। महिला ने एक झटके में नीरज की तरफ देखा और अगले ही पल वो हवा में उछल गया। वो चीखता हुआ दीवार से टकराया और नीचे गिर पड़ा। उसका सर दीवार से टकराने के कारण फट गया। नीरज, मैंने चिल्लाकर उसकी तरफ दौड़ने की कोशिश की, लेकिन अमन ने मेरा हाथ पकड़ लिया। राघव, मत जाओ, वो मर चुका है। अमन की आवाज घबराहट से भरी हुई थी। मैंने नीरज की ओर देखा। वो फर्श पर पड़ा था और उसके शरीर से खून बह रहा था। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन उनमें कोई हरकत नहीं थी। तभी जो चैटकिन डायन हवा में छलांग लगाते हुए नीरज की बॉडी के पास पहुंची और उसके रिश्ते हुए खून को पीने लगी और उसके दिल को निकाल कर खाने लगी। उस वक्त जो खौफ का मंजर था, उस मंजर को देखकर हमारी आत्मा तक हिल गई। ये जगह हमें मार डालेगी, हमें यहां से भागना होगा, अमन ने कहा। हम दोनों ने तुरंत खिड़की की तरफ दौड़ लगाई। खिड़की लकड़ी की थी और बाहर से बंद लग रही थी। इसे तोड़ो, मैंने कहा। अमन ने खिड़की पर जोर से लात मारी, लेकिन तभी पीछे से फिर वही खौफनाक हंसी सुनाई दी। कहाँ भागोगे? महिला की आवाज गूंज रही थी। हमने मुड़कर देखा और वो अब हवा में तैर रही थी। उसकी लंबी बाहें हमारी तरफ बढ़ रही थी। राघव, दरवाजे की तरफ भागो, अमन चिल्लाया। हम दोनों ने दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन जैसे ही हम दरवाजे तक पहुंचे, उसने हवा में अपना हाथ उठाया और दरवाजा बंद हो गया। अमन, तुम्हारे पास इस डायन से बचने का कोई उपाय है? मैंने घबराते हुए पूछा। कुछ समझ नहीं आ रहा, राघव। ये इंसान नहीं है। अभी ये बात खत्म भी नहीं हुई थी कि महिला अचानक अमन के सामने प्रकट हो गई। उसने अमन के कंधे पर अपना हाथ रखा। अमन जोर से चिल्लाया और उसके शरीर में एक झटके से झुरझुरी होने लगी। मैंने कोशिश की कि उसे छुड़ा सकूं, लेकिन जैसे ही मैंने कदम बढ़ाया, महिला ने मुझे पीछे फेंक दिया। मैं दीवार से टकराया और दर्द से करहाते हुए गिर पड़ा। तभी मैंने देखा कि अमन की चीखें बंद हो चुकी थी। उस डायन ने अपने बड़े बड़े नाखूनों से अमन का दिल बाहर निकाल दिया। अमन तरफ तरफ कर वही तत्म हो गया। वो जमीन पर गिरा पड़ा था, बेजान और निर्जीव। अब मैं अकेला था। उस महिला ने मेरी तरफ देखा और हंसते हुए कहा, अब तू मेरा अगला शिकार है। आज तो मेरी शानदार दावत बनी है। और वो जोर जोर से हंसने लगी। मैंने हिम्मत जुटाते हुए कहा, तुम कौन हो? क्यों मार रही हो हमें? मुझे छोड़ दो। लेकिन वो डरावनी हंसी हंसते हुए मेरी तरफ बढ़ने लगी।
पर जैसे ही मुझे हाथ लगाया उसे एक करंट जैसा झटका लगा और वो झटके के साथ पीछे हट गई। मैं उसे देखकर अचंभित रह गया। वो मुझे अजीब सी नजरों से मुझे देखने लगी। तभी उसकी नजर मेरी जेब पर टिक गई। मैंने देखा कि मेरी शर्ट की जेब से हल्की रोशनी निकल रही थी। तभी मुझे याद आया, मेरे पिताजी ने मुझे हमेशा हनुमान चालीसा साथ रखने को कहा था। वो छोटा सा कागज अब मेरी जिंदगी का सहारा बन चुका था। महिला मेरी तरफ बढ़ी, लेकिन जैसे ही उसने पास आने की कोशिश की, वो पीछे हट गई। उसकी लाल आंखों में अब गुस्से की जगह डर दिखाई दे रहा था। ये तुम्हारे पास कैसे है? उसने गुस्से में पूछा। तुम्हारे अंत का वक्त आ गया है, मैंने हिम्मत जुटाते हुए कहा। मैंने जेब से हनुमान चालीसा निकाला और जोर से पढ़ने लगा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। जैसे जैसे मैंने पढ़ा, महिला की चीखें तेज होती गई। उसका शरीर कांपने लगा और वो अंधेरे में गायब हो गई। मैंने हिम्मत करके घर से बाहर भागने की कोशिश की। अंधेरा इतना घना था कि रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन मैं भागता रहा। कुछ ही देर बाद मैं एक कच्चे रास्ते पर पहुंचा, जहां मुझे हल्की रोशनी दिखाई दी। गांव की सीमा पर पहुंचते ही मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं गिर पड़ा और बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं एक पुराने घर में था। आसपास कुछ ग्रामीण खड़े थे। तुम बच गए बेटा, भगवान का शुक्र है, एक बूढ़े आदमी ने कहा। यह सब क्या था? मैंने हांफते हुए पूछा। मेरा शरीर अभी भी थकान और डर से कांप रहा था। मैं गांव के एक पुराने घर में था और मेरी आंखों के सामने बार बार अमन और नीरज की मौत का मंजर आ रहा था। तभी वो बूढ़ा ग्रामीण जिसने उसे बचाया था उसके पास आया। उसके हाथ में एक गिलास पानी और एक दीपक था। बेटा, तुझे भगवान ने बचा लिया, पर तुझे ये जानने का हक है कि वो औरत कौन थी और ये सब क्यों हुआ, बुजुर्ग ने कहा। राघव ने कांपती आवाज में पूछा, कौन थी वो और वो ऐसा क्यों कर रही थी? मैंने उस बूढ़े से उस डायन के बारे में पूछा। उन्होंने चैटकिन के बारे में मुझे उसकी खौफनाक सच्चाई सुनाई। बहुत साल पहले इस इलाके में एक गांव हुआ करता था। उस गांव में एक बेहद खूबसूरत लड़की रहती थी जिसका नाम था चंपा। वो अपनी खूबसूरती और मासूमियत के लिए पूरे इलाके में जानी जाती थी। उसकी शादी पास के गांव के एक व्यापारी के बेटे से तय हुई थी, लेकिन उसकी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी के कुछ दिन पहले एक जमींदार जो उस इलाके का सबसे ताकतवर आदमी था, चंपा पर बुरी नजर डाल चुका था। उसने अपने आदमियों के साथ मिलकर चंपा को उठवा लिया। जमींदार ने उसकी इज्जत छीन ली और उसे बुरी तरह जख्मी हालत में जंगल के बीच छोड़ दिया। चंपा बेबस और टूटी हुई थी। वो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बची थी। उसने गांव लौटने के बजाय उसी जंगल में अपनी जान दे दी, लेकिन उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। वो मरने के बाद भी वही भटकती रही। उसकी पीड़ा और गुस्सा इतना गहरा था कि वो एक शापित आत्मा बन गई। धीरे धीरे वो चैटकिन डायन के रूप में जानी जाने लगी। बुजुर्ग ने आगे बताया, चंपा की आत्मा ने ठान लिया कि वो किसी भी पुरुष को जिंदा नहीं छोड़ेगी। वो हर उस राहगीर को अपना शिकार बनाती है जो इस सुनसान रास्ते से गुजरता है। उसकी खूबसूरती अब उसका हथियार बन चुकी है। वो अपने पीड़ितों को पहले अपनी तरफ खींचती है और फिर उन्हें मौत के घाट उतार देती है। राघव ने कांपते हुए पूछा, लेकिन उसने मुझे क्यों नहीं मारा? बुजुर्ग ने उसकी जेब की तरफ इशारा करते हुए कहा, हनुमान चालीसा, ये वही चीज है जिसने तुम्हें बचाया। ऐसे शापित आत्माओं पर भगवान के नाम और धार्मिक ग्रंथों का प्रभाव होता है। तुम भाग्यशाली हो कि ये तुम्हारे साथ था, वरना अब तक तुम भी उसके शिकार बन चुके होते। क्या उसे रोका नहीं जा सकता? मैंने उस बूढ़े से पूछा। बुजुर्ग ने लंबी सांस लेते हुए कहा, बहुत लोग आए जो उसे रोकने की कोशिश में मारे गए। उसे आज तक कोई रोक नहीं पाया है। दूसरे दिन में दुखी मन से अपने घर को रवाना हुआ।
ये घटना ऐसी थी जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। उस रात मैंने अपने दोस्तों को खो दिया। आज भी जब मैं सोने की कोशिश करता हूं तो उस चंपा की डरावनी हंसी और नीरज अमन का चेहरा मेरे सामने आ जाता है। दोस्तों, यही थी मेरी कहानी।